हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्लास 10th के बच्चे, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये वन शॉट वीडियोज होगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आपका। इस वीडियोज के बाद आपका जो होगा वो प्रैक्टिस होगा क्वेश्चंस का। तो शुरुआत करने से पहले आप इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा सा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर हम लोगों को क्यों पढ़ना है क्लास 10th में और ये कहाँ कहाँ यूज होता है हम लोग का, है ना। साथ ही साथ इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स भी है आगे, जो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आगे आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो इस चैप्टर में हमें डील करना है और काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे बच्चे ध्यान रखिएगा, 2023-24 के सेशन वाले बच्चे जिनका एग्जाम 2024 में होगा, उनके लिए भैया समझ लीजिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वन शॉट वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या जानना है, टॉपिक वाइज करके हम लोग डील करेंगे। पहला हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला जानना है, इसके बाद हम लोग को इसमें सेक्शन फॉर्मूला जानना है और इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। तीन टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका पूछेगा ही पूछेगा। आपको पता हो कि केस स्टडी का जो सवाल होगा आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पक्का एक देता है। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हमें क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स को यहां पे मेंशन किया हुआ है। पहला है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्वाड्रेंट्स, यानी कि आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट हमारा प्लस होगा माइनस होगा, है ना। टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, सारे क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक, और कौन सा क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट होगा एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस होगा, ये सारे आगे हम लोग मेंशन करने वाले हैं। फिर सेकेंड वाले पॉइंट में अगर हम देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पढ़ना है, जो कि आपका 1 मार्क्स का सवाल कंफर्म यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर का जो सवाल रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से फिक्स रहता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग को जानना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि पीछे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें क्या था कि अगर राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइट अगर बेस है तो इसका फॉर्मूला जो होता था निकालने का 1/2 b गुने h होता था। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट देता है, कोई ट्रायंगल का क्या करता है, कोऑर्डिनेट देता है, तब इस केस में इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दे दिया ट्रायंगल का और पूछ दिया भैया कि इसका एरिया क्या होगा वो बताइए। तो इस तरह का केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया प्रूफ कर लेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 नंबर में सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है सेक्शन फार्मूला, यहां से सवाल आपके 100% पूछे हैं। पिछले साल का अगर पेपर आप उठा करके देखोगे तो सेक्शन फार्मूला से सवाल आपका देता ही देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। फिर से बोल रहे हैं भैया वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। याद रखेंगे वीडियो को पूरा क्या करना है, कंप्लीट देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं कि स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। और पहला तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को जानना है, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कह सकते हो कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ही कर दिया यहाँ पे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे माइंड में एक सवाल आता है कि क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ना, वो क्या करता है ना, डेली लाइफ में ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं खड़े हो और अगर आपका कहीं पूछ दिया कि बताइए आपका पोजीशन क्या है, यानी कि जहां पे आप खड़े हो तो उसका पोजीशन क्या है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 एक्सेस को लेकर के चलते हैं, क्योंकि प्लेन में हम लोग जब भी देखते हैं तो 2 एक्सेस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और वहां से आपका क्या करते हैं हम लोग दूरी मेंशन करते हैं कि बताइए कि एक्स एक्सिस से आपका कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। दोनों पॉइंट का वैल्यू को लेते हैं तभी हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे डिफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कहते हैं कि द यूज ऑफ अलजेब्रा टू स्टडी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज that is operate on symbol is defined as the coordinate system। ठीक है, तो ये चीज है, इसका डिफिनेशन आपको समझना है तो समझिए, ऐसे समझना तो इतना जान लीजिए
कि हमारे डेली लाइफ में कोऑर्डिनेट का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला नंबर में आता है कि कुछ इसके पॉइंट्स हैं। देखिए बेसिक पॉइंट है जो हम लोग को जानना है। क्या क्या जानना है, क्या क्या जानेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ योर पॉइंट ऑन योर प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी कि हमें वो चीज सीखना है कि किसी भी पॉइंट्स को प्लेन में हम कैसे लोकेट करेंगे। अब प्लेन का मतलब हो गया यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2D का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ही होगा। तो कोई भी पॉइंट को हम लोग प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे, मतलब उस पॉइंट में हम कैसे, उस प्लेन में हम कैसे पॉइंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें कुछ जानना है, जैसे कि द डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। देखिए भैया सबसे पहले यहाँ पे ये चीज जान लीजिए कि अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो वाई एक्सिस से तो वो कहलाता है एब्सिसा। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस से हम लोग लेते हैं डिस्टेंस उसको कहते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक, तो यहाँ पे हमें दो चीज देखिए ऑब्जेक्टिव में बनाता है। ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपको क्या बताना होगा, एब्सिसा। ठीक है, आगे हम लोग मेंशन करेंगे। फिर इसमें कुछ चीज और जानना है, जैसे कि द डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट्स। अभी हमने बताया ना कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका नाम होता है एब्सिसा, लेकिन जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग वो होता है हमारा ऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज और जानना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस are of the form x, 0 and of the point on the y axis are of the form 0, y। देखिए हमेशा याद रखेंगे आप कि भाई जब भी कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग x एक्सिस पे अगर लेते हैं ना तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा लेकिन y का वैल्यू क्या मिलेगा, हमारा 0 मिलता है। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के लाइन पे y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से जब y एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ पे x का मान 0 मिलेगा लेकिन y का वैल्यू मिलता है, इसलिए पॉइंट को हम लोग 0, y लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है 0, y। तो ये हमें दो चीज याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पे आगे है हमारा जैसा ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है जहां पे हम लोग ये वाले को यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये लाइन जो है हमारा वो क्या हमारा एक्स एक्सिस है और ये लाइन हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, हमेशा याद रखना है जहां पे दोनों एक्सिस मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, यहां से अगर राइट साइड में अगर आप जाते हो तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको चलना है, और यहां से अगर आप लेफ्ट साइड में अगर जाते हो तो वो हमारा कहलाता है नेगेटिव डायरेक्शन में। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप नंबर को आप लिखोगे तो ओरिजिन से दाएं तरफ अगर आप जाते हो तो प्लस में लिखोगे, जैसे +1 +2 +3 +4 ये चलते जाता है, ये कहीं एंड नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप बाएं साइड में अगर आप आते हो, ओरिजिन के बाएं साइड में अगर आप आते हो तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलते जाएगा। उसी प्रकार से है कि जब ओरिजिन से ऊपर तरफ आप जाते हो यानी कि y एक्सिस में तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, जैसे कि +1 2 3 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, और अगर आप नीचे आते हो तो वो नेगेटिव में जाता है, जैसे कि -1 -2 -3 ऐसे करके चलते जाता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन था, समझ में आया या कोई दिक्कत है? सो पहले समझाएंगे। प्लस में कब लेंगे, जब ओरिजिन से दाएं तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस में, और ओरिजिन से बाएं साइड में अगर हम जाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, और ओरिजिन से अगर ऊपर तरफ चलते हैं यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, और ओरिजिन से नीचे तरफ अगर आप जाते हो तो वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे आगे आएंगे। देखिए अब आते हैं यहां पे हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए थोड़ा सा है, बेसिक चीजें समझेंगे। हमें बताया कि जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो टोटल कितना है, 4 कोऑर्डिनेट बनेगा। टोटल कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2D का बात करें तो 4 कोऑर्डिनेट बनेगा, 3D रहता है तो 8 ऑक्टेंट बनता है। ठीक है, ये 2D का बात कर रहे हैं तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, प्लस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब सवाल आता है कि इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में
हमारा जो भी पॉइंट होगा उसका जो साइन होगा वो क्या होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इधर अगर आप जा रहे हो तो भी प्लस मिल रहा है, इधर ऊपर जाते हो तो भी प्लस मिलता है। तो जहां कहीं भी ये वाले एरिया में अगर हम कोई भी पॉइंट को रखेंगे तो हमारा दोनों प्लस प्लस का वैल्यूज देगा, मतलब x भी प्लस रहेगा और y भी प्लस रहेगा हमारा। इतना दिमाग में आप रखोगे, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा आपका कोई भी पॉइंट वो क्या होगा, हमारा प्लस प्लस रहेगा। वहीं पे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का अगर बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो कि ओरिजिन से इधर जब जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन होता है और ऊपर तरफ चलते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। इसीलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट का जो भी वैल्यू होगा उसका जो साइन होगा वो माइनस और प्लस देगा, मतलब x हमारा जो होगा वो माइनस में होगा लेकिन y हमारा क्या रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। जैसे कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट का बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ठीक है, तो ये -4 और ये हमारा 2 दे दिया, मतलब कहने का मतलब है कि x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात होगी, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट का अगर हम बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो कि अगर लेफ्ट साइड में जाते तो नेगेटिव आ रहा है, नीचे साइड में जा रहे तो भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा वैल्यू होगा यानी कि थर्ड घर में जो भी पॉइंट आपका आएगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव नेगेटिव आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाते हो तो यहाँ पे x पॉजिटिव मिलेगा लेकिन y हमारा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, आप आगे सवाल बनेंगे इस पे, ठीक। अब देखिए कुछ इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन हमारा। अब अगर बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का ना हम लोग मिला करके देखते हैं एक्स एक्सिस पे कि वो कहां पे मिल रहा है। तो अगर ये 2 पे मिला, वाई एक्सिस में अगर मिलाते हैं तो ये 1 पे मिल रहा है, इसलिए ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान के चलिए कि हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x को मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे -3 पे मिल रहा है और y पे अगर मिलाते हैं तो कहां पे मिल रहा है, -2 पे मिल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, -3 और -2। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब यहीं पे अगर आपको पूछ दिया कि बताइए कि -3 क्या है, तो -3 हमारा क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा और -2 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां पे अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वो पहले मिला करके देखेंगे कहां पे, x एक्सिस पे, कि x पे कहां पे मिल रहा है ना, x एक्सिस पे कहां मिल रहा है, तो 4 पे मिल रहा है, सपोज कीजिए 4 पे, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर हम लोग देखेंगे कि y एक्सिस पे कहां मिल रहा है, तो -2 और -3 के बीच में मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, -2.5 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि भैया x एक्सिस पे कहां मिल रहा है और y एक्सिस पे कहां मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे, ठीक है, कि जो पॉइंट हमारा यानी कि जो x एक्सिस का पॉइंट होता है वो हमारा एब्सिसा कहलाता है और जो y एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें जैसे कि छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल्स हमने लिया है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, यानी कह सकते हो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। और अगर इसमें से अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि एक पॉइंट है जो 1,0 है, तो बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यानी कि कौन सा घर में ये पॉइंट जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भैया ये 1 है, यहाँ पे ,0 है, ये तो हमारा x का वैल्यू और ये हमारा जो है y का वैल्यू 0 है। तो अभी आपको हमने बताया कि अगर ऐसा होता है कि x का वैल्यू मिले लेकिन y का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा जो भी वैल्यू होगा वो हमारा x एक्सिस पर ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पे +1 का बात किया है तो आप राइट साइड में जाओगे, यानी कि जो पॉइंट होगा हमारा वो इस जगह पे होगा और यहाँ पे ही क्या होगा, ये 1,0 होगा। क्लियर है। फिर कहता है कि हाँ वही चीज यहाँ पे आंसर किया हमने कि नन, यानी कि ये जो है किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा बल्कि ये क्या करेगा, ये एक्सेस पे रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा दे दिया भैया एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये पॉइंट बाय पॉइंट करके जो है ये बॉक्स बना दिया है। यहां पे जो है एक पॉइंट रेखा P और यहां पे एक पॉइंट रेखा Q। अब इसके बीच का डिस्टेंस मेंशन करने बोल रहा है कि बताइए कि इसका दूरी क्या होगा। ठीक है, मान के चलिए कि सपोज कि यहां पे जो वैल्यू है
यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा है x1 y1, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो मान लीजिए कि x2 y2 है। ठीक, अब ये दोनों के बीच का क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इस पे आगे सवाल भी बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे यहां पे है, हमने यहां पे प्रूफ करके आपको दिखाया है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, है ना, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला आया है वो कैसे आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट हमने लिया, एक P लिया एक Q लिया। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास वो x1 y1 है, और Q वाला जो पॉइंट है वो हमारा x2 y2 है। क्लियर है, याद रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट A है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा ट्रायंगल बना रहा है। इसको जब हमने एक्स एक्सिस से मिलाया, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया R एंड S, ठीक, और यहाँ पे हमने लिया T। क्लियर है, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि OR का डिस्टेंस हमने x1 रखा है, मतलब यहां से पॉइंट का बात किया है, तो OR का डिस्टेंस हमने क्या लिया, x1 लिया। ठीक है, और OS का डिस्टेंस यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया, x2 लिया, तभी तो ये कोऑर्डिनेट बना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि P वाले में, जैसे कि PR बराबर PS, ये डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो रहा है, PR एंड PS, ये हमने y1 मान लिया, और QS का बात कर रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट का बात कर रहा है, तो ये हमने क्या मान लिया, y2 मान लिया। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा P से लेकर के T तक का, उसका डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली है कि भाई बड़ा में से छोटे वाले को माइनस अगर आप करोगे तो ये बीच वाला हमारा निकल जाएगा। तो बड़ा हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, OS आ रहा है जो कि x2 है, और यहाँ पे OR क्या हमारा x1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम A और T के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता है कि ये तो y है, y1 है यहां से यहां तक, और ये पूरा क्या था हमारा y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा देखेंगे। अभी हमने यहां पे दिखाया कि ये वाला जो डिस्टेंस था हमारा यहां वाला, वो क्या था, x2 माइनस x1 था, और ये वाला जो था वो y2 माइनस y1 था। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो इजिली हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ का हाइपोटेनस निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो वही चीज आगे यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ के बाद हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया। ये हमारा था ना, देख लो यहाँ आराम से देख लो, ये PQT था। ठीक है, थोड़ा सा अगर देखे तो यहाँ पे क्या करो कि ट्रायंगल को हमने मेंशन किया यहाँ पे, ये P था, ये Q, और ये क्या था, T था। ठीक है, यहां का डिस्टेंस जो था वो क्या था, x2 माइनस x1, और यहां पे था y2 माइनस y1, और हमें ये निकालना है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत है बोलो। चलिए अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस फॉर्मूले पे हम लोगों को क्या करना है, लागू कर देना है। अब यहाँ पे हमारा PQ स्क्वायर था, तब PQ का स्क्वायर यानी स्क्वायर उधर गया तो हमारा रूट में चला जाएगा, PT स्क्वायर यहाँ पे देखो ध्यान से अगर देखोगे तो PT का हमने क्या निकाला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT का बात कर रहे हैं अगर हम लोग ये वाला, तो इसका डिस्टेंस क्या निकाला था हमने,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, कहां से आया है आपने देख लिया, ठीक है। इस पे अगर आप चाहे तो सवाल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q का डिस्टेंस पूछ रहा है। P का वैल्यू देखो आप क्या दिया हुआ है, 1 एंड -3 दिया हुआ है, और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 एंड 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, साइड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे लिख दो कि भैया ये हमारा पॉइंट जो है वो x1 एंड y1 है, और Q का जो वैल्यूज है हमारा वो x2 और y2 है। अब डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर डाल देंगे तो फॉर्मूला वही था हमारा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो तो x2 का वैल्यू कितना हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 रखो, ठीक, और x1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दो, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस देना है। y2 का वैल्यू 7 है तो 7 रखेंगे हम लोग, और y1 का वैल्यू -3 है तो फिर माइनस यहाँ पे 3 डालोगे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस करेगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो कहने का मतलब है कि 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, 4 गुने 29 कर सकते हैं ना, 29 गुने 4 करेंगे 116 आ जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 29 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हो कि एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारा 2 रूट अंडर 29 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए एक और यहां पे सवाल हमारे पास आ रहा है कि अगर आपको ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से मान के चलिए कि ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है ओरिजिन, और यहां से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है अगर हमें, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है 0 0 होता है। तो जो फॉर्मूला हमारा आएगा ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, x2 के जगह पे तो आप x रखोगे लेकिन x1 के जगह पे 0 हो जाएगा, y2 के जगह पे y रखेंगे लेकिन y1 के जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो आएगा फॉर्मूला कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से तो आपके पास फॉर्मूला आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया समझ में आ गया आपको, क्योंकि ओरिजिन में एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 0 0 होता है। क्लियर है, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए अक्सर यहां से सवाल आपको दे दिए जाते हैं, कैसे, देखिए कहता है कि मान के चलिए कि वो 4 पॉइंट दे दिया आपको, आप बोला है भैया कि शो कीजिए कि वो एक पैरेललोग्राम का क्या है कोऑर्डिनेट है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो होता है वो अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं क्या पैरेललोग्राम का, नहीं होते हैं। जो भी होंगे अपोजिट साइड इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो जब आपको चेक करने का बात करें, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे चारों पॉइंट हमको दे दिया गया, ठीक है, चारों पॉइंट दे दिया। अब बोला कि भाई क्या करो चेक करके बताओ कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। उसी प्रकार से एडी का जो डिस्टेंस होगा वो किसके डिस्टेंस के बराबर होगा, बीसी का होगा। मतलब एडी बराबर क्या होना चाहिए बाबू, बीसी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको डायगोनल को भी चेक करना है, यानी कि एसी का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा किससे, बीडी से। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तभी आप बोल सकते हो कि वो जो पॉइंट्स होंगे वो किसके पॉइंट होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। बात समझ में आ गया। आगे बढ़े, इस पे सवाल भी है बुक में, आप बना करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रोम्बस से भी आता है, जैसे कि आपको 4 पॉइंट दे दिया गया, उसी प्रकार से जैसे कि पैरेललोग्राम में था
चारों पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया और पूछ दिया कि भैया आप बताओ कि ये रोम्बस बनेगा या नहीं बनेगा। तो रोम्बस में एक चीज खासियत है कि भाई वो क्या होता है, चारों का चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन डायगोनल जो होंगे ये डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालोगे ए बी का, फिर निकालोगे बी सी का, और फिर निकालोगे सी डी का, और फिर निकालोगे ए डी का। ये चारों क्या होना चाहिए बाबू, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसका डायगोनल का भी निकालना होगा आपको, यानी एसी का डिस्टेंस निकालना होगा, और फिर किसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बीडी का निकालना होगा। और ये दोनों हमारा बराबर नहीं होना चाहिए, अगर बराबर हो जाता है ना तो फिर वो स्क्वायर बन जाता है, लेकिन ये दोनों अगर बराबर नहीं है तभी हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा रोम्बस बनाएगा। ठीक, आगे देखेंगे और भी है ऐसे एप्लीकेशन इसका, जैसे कि अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल का कि भैया रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो देखो सिंपल सी बात है कि रेक्टेंगल के लिए ना अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे हमने पॉइंट लिया या पॉइंट दे दिया गया 4 पॉइंट, और आपसे पूछ दिया कि बताइए कि ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ए बी का लेंथ निकालेंगे, और ए बी का लेंथ किससे बराबर होना चाहिए, सी डी से। उसी प्रकार से ए डी का जो लेंथ होना चाहिए वो किससे बराबर होना चाहिए, बीसी से होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो डायगोनल होगा हमारा, यानी कि ए से लेकर के सी तक का उसका डिस्टेंस, और बी से लेकर के डी तक का उसका डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। इसी प्रकार से हमारा जो है वो स्क्वायर का है ना। स्क्वायर में भी क्या करना होगा हमें, स्क्वायर में क्या करना है कि भैया सारा का सारा क्या करना है, बराबर दिखाना होगा। ठीक है, यानी कि जो लेंथ होगा, ए बी का लेंथ हो, सी डी का लेंथ हो, बी सी का हो, ठीक है, या ए डी का हो, यानी सबका डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा बी सी से, फिर उसका डिस्टेंस किससे बराबर हो जाएगा, सी डी से हो जाएगा, फिर उसका डिस्टेंस किससे, ए डी से, यानी कि चारों का चारों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि भैया जो डायगोनल होगा हमारा वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, चेक करके। चेक, इसके बाद एक सवाल आता है कोलिनियरिटी से, यानी कि कोलिनियर पॉइंट से, है ना। बहुत, हाँ, ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत करता है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को कैसे चेक करेंगे। जैसे बोल दिया कि भैया 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बी सी है, अब मैं चेक करके बताओ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करो, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है जैसे कि ए, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है हमारा बी, तो ए प्लस बी करने के बाद हमारा जो डिस्टेंस होगा सी आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, तो आप क्या करो, ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, और दोनों को ऐड करने पे किसका डिस्टेंस आना चाहिए, ए सी का आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि तीनों पॉइंट हमारा क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। बात समझ में आए, कोई दिक्कत है बोलो। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। देखो भाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देख सेक्शन फॉर्मूला का अगर हम बात करेंगे तो कब सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये चीज जान लो कि भाई ये हमारा जो लिया गया पॉइंट, वो पॉइंट हमारा लिया गया है कहां पे, एक्स वाई प्लेन पे लिया गया है, और हमें क्या जानना है वो चीज को समझिए। देखिए, हमें ये जानना है कि सेक्शन फॉर्मूला कहां लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया है, x1 और y1 लिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने लिया बी, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया है, x2 और y2 लिया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे बोल दे कि एज्यूम कीजिए कि एक कोई थर्ड पॉइंट आया और यहाँ पे है, इसके बीच में है या फिर अगल बगल कहीं पे भी है, और इसको क्या कर रहा है, ये वाले डिस्टेंस को ना बांट दे रहा है, वो भी रेशियो में बांट दे रहा है। मान लीजिए कि अगर ये 5 मीटर है तो इधर 3 मीटर, उधर 2 मीटर। ठीक है, तो उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पे m1 और m2 ये दोनों रेशियो में क्या किया, इसको बांट दिया। अब पूछ रहा है भैया कि बताइए कि जो बीच का पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि हमको यहां से x भी निकालना है और y भी निकालना है। ठीक है,
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारा, देख लो ध्यान से, देखो ये जो होता है प्रूफ कर किया हुआ है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया एक्स के लिए। इसी प्रकार से अगर हम वाई के लिए लेते हैं तो होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या नहीं? यानी कि जो पॉइंट हमें निकालना था, जैसे क्या था क्वेश्चन में, इस तरीके से रहता है कि दो पॉइंट है यहाँ पे, ए और बी यहाँ दिया है, दोनों का डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, x1 y1 दे दिया, और यहाँ पे x2 और y2 दे दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है p, अब बोला है कि p का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, और बता दिया है कि भैया ये हमारा रेशियो में बट गया है, m1 रेशियो m2 में। तो यदि हम लोग को निकालना पड़े, क्या निकालना पड़ेगा भाई, सबसे पहले समझ लो, अगर हमें निकालना यहां से x और y का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m2 प्लस m1। ठीक है, या फिर m1 प्लस m2 करो। उसी प्रकार से y निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, m1 y2 प्लस m2 y1, और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, m1 प्लस m2 लिखेंगे। बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया, y कोऑर्डिनेट के लिए ये था जो हमने पीछे लिखवाया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया, और इसके पहले जो हमने देखा वो क्या था, x कोऑर्डिनेट के लिए। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, तभी सवाल बना पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक चीज और है यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कि मिड पॉइंट दे दिया, जैसे बोल दिया कि भैया ए और बी है, और इसके बीचों बीच में एक पॉइंट है पी, जो कि मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बताइए कि इसका जो वैल्यू आएगा x और y का, वो क्या आएगा। उस केस में हम लोग फॉर्मूला जो लगाते हैं ना, वो ये लगाते हैं कि p बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 करना है आपको, फिर y1 प्लस y2 बटे 2 करना है। बस ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो कहने का सेंस यहाँ पे एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल ये है कि भैया फाइंड द मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे अगर देखोगे सवाल है यहाँ पे कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है और Q का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 हमारा जो होगा वो x1 का काम करेगा, -3 जो है वो y1 का, 5 जो है वो x2 हो जाएगा, 7 जो है वो y2 हो जाएगा। क्लियर है? और जब मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x1 प्लस x2 होता है, या फिर x2 प्लस x1 होता है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे 2, और y1 प्लस y2 हो जाएगा बटे 2। अब दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसका, यानी कि मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे आते हैं एग्जाम से, है ना। सपोज कर लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाने के बाद हमारे पास बनता है ट्रायंगल। क्या बनता है बाबू, ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लें तो पहला पॉइंट हमने जो ए लिया है यहाँ पे x1 y1 ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट को x2 y2 ले लेंगे, और तीसरा पॉइंट को x3 y3 ले लेंगे। जब एरिया निकालने का बात करेगा, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास एक बेसिक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है हमारे पास, देख लो भाई। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देखिए, ये प्रूफ किया हुआ है, इसको आपको नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ पे हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है कट छट करके हमारे पास 1/2, देखो ध्यान से देख लोगे, 1/2 x1 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x2 गुने y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो मोड का साइन डालोगे। मोड का साइन इसलिए डालोगे आप क्योंकि एरिया जब भी आप फाइंड करोगे तब वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज आता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में याद रख सकते हो। कैसे शॉर्ट में याद रखिएगा, देखिए बता रहे हैं आपको। अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो है आप बेसिक से रूल याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। 1/2
यहाँ पे x1 लिखो, यहाँ पे x2 लिखो, याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है, और यहाँ पे x3 लिख दो, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे जो बीच में हमारा y का टर्म आएगा वो एक रूल याद रख लेना, 23, 31, 12, तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे अगर आओगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, और फिर यहाँ पे आएंगे तो y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? यदि आप वैल्यू दे दिया हो, ट्रायंगल का वैल्यू दे दिया हो, ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया हो, तब हमें क्या करना है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का बात करें तो ये फॉर्मूले को यूज करना है। आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास जितने भी इस चैप्टर से बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले थे वो हमने आपको डील कर दिया। अब आपको क्या करना है कि घर में जाकर के प्रैक्टिस करना है, घर में प्रैक्टिस करना है, सवाल बनाना है, इस पे देखिए बना करके। साथ ही साथ वैसे बच्चे जिनका एग्जाम 2024 में होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जितने भी सैंपल पेपर आए हुए हैं आपका, बाबू देखिए ऐसे मार्क्स आपका नहीं उठेगा, ठीक है। सैंपल पेपर जो आपका आया हुआ है बोर्ड का, वो पहले आप क्या करो, बनाना शुरू कर दो भाई, ठीक है। सैंपल पेपर इसलिए बोला जा रहा है बनाने के लिए क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न उसी प्रकार से होगा, आने के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ना उसी टाइप के होंगे। तो जितना ज्यादा आप सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदे होंगे, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो को दबा करके शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे।